हेलो स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत यूनिट सेकंड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर के अंतर्गत हम चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। उसके अंतर्गत हमने क्लास फर्स्ट कंप्लीट कर लिए थे और क्लास फर्स्ट के बाद आज आपकी क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने ठोसों में ऊर्जा बैंड का निर्माण। आज का जो टॉपिक है आपका बेटा वो एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया है, शॉर्ट क्वेश्चनों में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चनों में भी आता है। आज आपकी क्लास का जो टॉपिक है वो है बेटा आवृत्ति विभव। मैंने आपको बताया था बेटा इसमें कि ठोसों में इस चैप्टर के अंतर्गत बेटा हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के तरंग फलन को किसके साथ निरूपित करते हैं, आवृत्ति विभव के साथ निरूपित करते हैं। आवृत्ति विभव या पीरियोडिक पोटेंशियल। तो बेटा आपको नाम से मालूम है आवृत्ति विभव मतलब ऐसा विभव होगा जो बार बार एक निश्चित समय के पश्चात अपने मान को दर्शाएगा। तो मैं इसको आपको सिंपल एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। देखो बेटा ये एक हमारा कोई क्रिस्टल है या बोले हम ठोस है, और आप सभी जानते हो ठोस में क्या होते हैं, परमाणु। तो ये पहला परमाणु है, ऐसे ये दूसरा परमाणु, ये तीसरा। अनेक परमाणु होते हैं लेकिन हमने क्या माना कि कोई ठोस है, उसके अंतर्गत हमारे 4 परमाणु हैं। इस परमाणु के अंतर्गत ये इसका नाभिक, ऐसे ये इसका नाभिक, जो भी आपको बताया नाभिक कहाँ रहता है, केंद्र में। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही इन दोनों जो नाविकों के मध्य की दूरी है वो कितनी है, चौड़ाई है, डिस्टेंस है वो कितना है, ए। ऐसे इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस ए, ऐसे ही इन दोनों के मध्य का डिस्टेंस क्या है, ए। आप जानते हो बेटा ठोसों के मध्य जो परमाणु होते हैं अधिक पास पास होते हैं, अर्थात जब हम इन ठोसों को पास पास लाते हैं तो इनके मध्य क्या होता है, एक फोर्स लगता है, और फोर्स क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण जब फोर्स लगता है तो इनकी स्थितिज ऊर्जा, अर्थात देखो ये परमाणु का नाभिक और इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करेंगे, अंतःक्रिया। ऐसे ही इस परमाणु का नाभिक इस इलेक्ट्रॉन से अंतःक्रिया करेगा, इस परमाणु का नाभिक इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप बेटा क्या होता है कि इन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, परिवर्तित होती है। किनको, इनके बाहरी कक्षकों इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, जो बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर जो सारे इलेक्ट्रॉन है उनकी जो ये आपस में अंतःक्रिया करेंगे। इस अंतःक्रिया करने के कारण इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है, बोले स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है। और ये स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है तो बेटा परिणामी रूप से सभी परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा का जो वक्र होता है वो आवृत्ति गुण प्रदर्शित करता है। आप सभी जानते हो स्थितिज ऊर्जा का जो वक्र खींचते हैं, तो देखो इसका नॉर्मल हमने एक डायग्राम बनाएंगे, एक मीटर को। ये नाविक था, ये एटम, मैंने 4 एटम लिए, आपको 4 एटम शो कर दिए। ये इसका नाविक, ये इसका नाविक, ये इसका नाविक। इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है बेटा इस प्रकार होती है, देखे इन नाविकों के मध्य की स्थितिज ऊर्जा होगी, और आप सभी जानते हो स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, ऋणात्मक, इसलिए हमने क्या बनाया, एक्सिस के नीचे। ऐसे ही इन दोनों नाविकों की स्थितिज ऊर्जा,
ऐसे ही यहाँ कोई नाभिक होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा ऐसी होगी। ऐसी सेम कहानी इधर होती है। तो जो स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस आपको बताया ए, इन दोनों के मध्य डिस्टेंस ए, इन दोनों के मध्य भी डिस्टेंस क्या है ए, इन दोनों के मध्य डिस्टेंस ए, इन दोनों के मध्य डिस्टेंस क्या है ए। अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा होती है, देखो पहले एटम की, दूसरे एटम, तीसरे एटम, चौथे एटम, सबकी जो स्थितिज ऊर्जा है देखो वो इतनी इसकी है, उतनी ही इस वाले एटम की, उतनी ही इस वाले एटम की, उतनी इतनी, अर्थात एक निश्चित आवृत्ति के पश्चात इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, रिपीट होती है। ये क्या होता है, इसका आवृत्ति गुण होता है। ये हमने इसका एकविमीय रूप में क्या बताया, डायग्राम बनाया। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसको हम निरूपित करते हैं आवृत्ति फलन के द्वारा। किसके द्वारा निरूपित करते हैं बेटा, आवृत्ति फलन के द्वारा। और जब इसको हम आवृत्ति फलन के द्वारा निरूपित करते हैं तो मैथमेटिकल रूप से जो आवृत्ति विभव फलन होता है, उसका जो मान होता है वो होता है बेटा यू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर यू आर वेक्टर। यहाँ जो टी वेक्टर होता है बेटा, मैंने आपको टी वेक्टर यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत बताया था। टी वेक्टर क्या होता है बेटा, जालक स्थानांतरण सदिश। तो इसका जो मान होता है n1 ए वेक्टर प्लस n2 वी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। जो n1 n2 n3 ये तो होते हैं बेटा पूर्णांक, एवं EBC अर्थात ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर ये होते हैं हमारे अभाज्य जालक सदिश। अभाज्य जालक सदिश। तो देखो एक बार वापस देखते हैं। देखो पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम। यदि इस एटम की जो स्थितिज ऊर्जा है वो यू आर है, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथे एटम की स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, यू आर। यहाँ जो टी होता है, टी का मतलब क्या होता है बेटा, स्थानांतरण। अर्थात यहाँ जो ऊर्जा थी वो यहाँ स्थानांतरित होगी। इस सेकंड वाले एटम की जो ऊर्जा आएगी वो भी क्या होगी, यू आर। थर्ड वाले की भी क्या होगी, यू आर। इसकी भी क्या होगी, यू आर। अर्थात जो टी लिख रहा है ये लिखा हमने यू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर यू आर वेक्टर। इस टी का मतलब होता है स्थानांतरण। जैसे ये हमने लिया पहला नाभिक, दूसरा नाभिक, तीसरा नाभिक, चौथे नाभिक, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा यू आर है, इसकी भी कितनी होगी, यू आर। इसकी भी यू आर, इसकी भी यू आर। जो टी शो कर रहा है कि यहाँ से स्थितिज ऊर्जा यहाँ स्थानांतरित हो गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। यही क्या है बेटा, इनका आवृत्ति गुण। और इनके साथ जो विभव होता है वो क्या कहलाता है बेटा, आवृत्ति विभव। अर्थात ऐसा विभव जो निश्चित समय के पश्चात अपने मान को क्या करता है, रिपीट करता है, आवृत्ति विभव कहलाता है। इसका मैथमेटिकल रूप से हमने पढ़ा, आवृत्ति विभव का जो वैल्यू होती है वो आवृत्ति फलन के द्वारा निरूपित करते हैं। वो कितनी होती है, यू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। इसको डाल दिया हमने समीकरण 1, इसको डाल दिया हमने समीकरण 2। बेटा जो जालक नियतांक होते हैं उनकी कोटि आपको पहले बता देता। जालक नियतांक की जो कोटि होती है वो कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम अर्थात 10 की घात माइनस 10 मीटर की। इसी कारण जो विभव यू की जो आवृत्ता की कोटि होगी वो सी के क्या होगी, बराबर। अर्थात क्योंकि हमने लिखा यू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर क्या, यू आर वेक्टर। ई की कोटि कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम या 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो यू आर की जो कोटि होगी वो भी कितनी होगी, 1 एंगस्ट्रॉम या 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि की होती है। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन के गति पर आवृत्ति के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए बेटा हम इसका क्वांटम यांत्रिकी में इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये जो विभव फलन मिला हमको, जो क्रिस्टल जालक में समीकरणों क्या करता है, संतुष्ट करता है। अर्थात तो जो विभव फलन है हमारे यू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर प्लस यू आर वेक्टर, ये जो
इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, फूरियर प्रमेय की सहायता से भी हम इसको निम्न प्रकार लिख सकते हैं। अर्थात इसका यदि हम फूरियर श्रेणी से हल लिखें तो फूरियर श्रेणी बेटा यू आर वेक्टर किसके बराबर होता है, समेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट यू जी ई की पावर आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इसको डाल दिया मैंने समीकरण 3। यहाँ जो जी वेक्टर होता है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एच ए स्टार वेक्टर प्लस के वी स्टार वेक्टर प्लस एल सी स्टार वेक्टर, समीकरण 4। जो जी वेक्टर होता है बेटा वो टी वेक्टर का प्रतिलोम जालक सदिश होता है। तो यह सदिश इस प्रकार भी परिभाषित होता है, अर्थात यदि मैं जी वेक्टर डॉट टी वेक्टर करूं तो देखो बेटा जी वेक्टर आपके सामने है, एच ए वेक्टर प्लस के वी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर मल्टीप्लाई टी वेक्टर क्या है, n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। तो इनका जो सॉल्यूशन करेंगे वो बेटा क्या मिलेगा, देखना जी वेक्टर डॉट टी वेक्टर, हम मैथमेटिकल में पढ़ते हैं ना, एस आई का एक से जे का, जे से के का, लेकिन जो प्रतिलोम है इनके साथ क्या करते हैं हम, आपने पढ़ा होगा ए डॉट ए इनवर्स क्या होता है, 1 होता है। तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ये स्टार का मतलब प्रतिलोम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ए स्टार या ए इनवर्स। तो ए का ए इनवर्स से 1, बी का बी इनवर्स से 1, सी का सी इनवर्स से 1। तो क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा हमको n1h प्लस n2k प्लस n3l, क्योंकि ए से ए 1 हो गया, बी से बी 1 हो गया, सी से ए से ए स्टार 1, बी से बी स्टार 1, सी से सी स्टार 1। तो h n1 k n2 l n3। लेकिन बेटा इसका जो रियल जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है जी वेक्टर डॉट टी वेक्टर बराबर 2 पाई इंटू, क्योंकि ये सब के सब कैसे होते हैं कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कैसे होते हैं पूर्णांक, इंटू क्या होती है बेटा पूर्णांक संख्या। तो ये भी आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी वेक्टर और टी वेक्टर का मान निकालो। तो जी वेक्टर और टी वेक्टर का मान निकालेंगे तो किसके बराबर सिद्ध करना पड़ेगा आपको बेटा, 2 पाई वेक्टर डॉट 2 पाई क्रॉस पूर्णांक संख्या के बराबर। तथा हम जो हमने लिखा था फूरियर प्रमेय के अंतर्गत यूजी, ये यूजी होता है बेटा, ये होता है हमारा फूरियर गुणांक। ये हम फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में फूरियर प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो जो बेटा फूरियर गुणांक होता है, इसका जो मान निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/u सेल इंटीग्रेशन यू आर वेक्टर ई की पावर माइनस आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये क्या होता है बेटा फूरियर गुणांक निकालने का फॉर्मूला। तो ये था बेटा हमारा आवृत्ति विभव। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो भी पढ़ लेते हैं कि आवृत्ति विभव के अंतर्गत क्या होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो सबसे पहला जो फैक्ट है या सबसे पहली जो बात होती है वो क्या होता है, जो आवृत्ति विभव होता है या बोले हम विभव यू आर वेक्टर
कैसा होता है, आवर्तित। तो इस आवर्तित होने के कारण क्या होगा बेटा, यू आर वेक्टर का जो मान है वो किसके बराबर निकाला हमने, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि इसका फूरियर प्रमेय से हल कर रहे थे, यू की पावर जी ई की पावर आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर आवृत्ति है, तो इसका मान किसके बराबर होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट यू की पावर माइनस जी ई की पावर माइनस आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, क्योंकि विभव यू आर कैसा है, आवृत्ति के साथ एक निश्चित समय के पश्चात उसका मान क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो देखना बेटा, यू स्टार आर वेक्टर किसके बराबर मिलेगा, समेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट यू स्टार जी ई की पावर माइनस आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो हम इन दोनों की तुलना करें, यदि मैं इसको ए डालूं इसको बी डालूं, यदि ए और बी की तुलना करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, देखो यू स्टार जी, क्योंकि ये तो देखो यहां भी है यहां भी है, क्योंकि यहां भी है ना, तो यहां से ये कैंसिल, तो अर्थात यू स्टार जी किसके बराबर मिलेगा, यू जी के, या किसके बराबर मिलेगा, यू माइनस जी के, क्योंकि यू माइनस जी ये भी बराबर है, यू जी ये भी बराबर है। अरे देखो इधर देखो, यू आर का मान किसके बराबर, इसके बराबर, ये सेम, ये आपस में बराबर हैं, तो ये इसके बराबर हो गया, अर्थात यू स्टार जे यू जी किसके बराबर हो गया, यू माइनस जी के बराबर हो गया। सेकंड पॉइंट होता है बेटा इसका कि स्थितिज ऊर्जा जो फलन होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा का जो फलन होता है, स्थितिज ऊर्जा फलन, इसके अंतर्गत कैसा होता है, वास्तविक होता है। नेक्स्ट होता है बेटा आवृत्ति फलन, जो आवृत्ति विभव फलन था, यू आर, ये कैसा होता है बेटा, एक सम फलन होता है। आपने मैथ में सम विषम फलन पढ़े, क्योंकि देखो अभी हमने प्रूफ किया कि यू जी किसके बराबर, यू माइनस जी के बराबर, किसके बराबर, यू माइनस जी, किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, सम फलन की। नेक्स्ट है बेटा यू जी का मान तीव्रता से घटता है। और इसका जो लास्ट है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में कई बार पूछ लिया कि श्रोडिंगर समीकरण पर विभवावृत्ता का प्रभाव, या तो ऐसे पूछेगा श्रोडिंगर समीकरण पर विभव आवृत्ता का प्रभाव, या पूछेगा ये कि विभव आवृत्ता का हेल्महोल्ट्ज़ संकारक पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभव आवृत्ता पर हेल्महोल्ट्ज़ संकारक को किससे निरूपित करते हैं हम, एच आर से, पर क्या प्रभाव पड़ता है, या सिद्ध कीजिए कि विभव आवृत्ता के अंतर्गत हेल्महोल्ट्ज़ संकारक हेल्महोल्ट्ज़ संकारक कैसा रहता है, निश्चित रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इसी को सॉल्व करते हैं बेटा। देखो जो हेल्महोल्ट्ज़ संकारक होता है आपको क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, वो कैसा होता है, एच आर बराबर होता है बेटा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी आर वेक्टर, लेकिन यहाँ आवृत्ति फलन को यू से कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम इसको, माइनस एच वेक्टर बटे 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर वेक्टर। लेकिन बेटा यहाँ पढ़ रहे हैं हम पहले श्रोडिंगर समीकरण, तो हम जानते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण होता है
श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है? एच आर साइन आर किसके बराबर होता है? माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर वेक्टर, क्या लिख दिया हमने? साइन आर वेक्टर। इसको डाल दिया समीकरण 1। अब बोल रहे हैं विभव कैसा है? आवृत्ति है, अर्थात विभव फलन कैसा है हमारा? आवर्ती विभव फलन है। तो आवर्ती विभव फलन के अंतर्गत प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने आपको कि u आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके बराबर होगा? यू आर वेक्टर के अंतर्गत। इसको डाल दिया मैंने समीकरण 2। तो अब जहां अब ये हमने आवृत्ति विभव फलन कहां निरूपित करना है बेटा? हमने श्रोडिंगर समीकरण के अंतर्गत। तो जहां आर है, आर के स्थान पर हमें क्या लिख देना है? आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो देखो एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर साइन आर वेक्टर, क्योंकि ये हम हेल्महोल्ट्ज़ संकारक पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहाँ लिखा है? हेल्महोल्ट्ज़ संकारक में आर के स्थान पर क्या लिख दिया हमने? आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर साइन आर। तो देखो बेटा, यू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं? यू आर लिख सकता हूं। तो ये तो सेम रहेगा, तो ये किसके बराबर मिलेगा? माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर वेक्टर साइन आर वेक्टर। और ये किसके बराबर है देखना बेटा? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब समीकरण 1 और इधर आ जाएगा आपका एच आर वेक्टर टी वेक्टर साइन आर वेक्टर। समीकरण 3 और 1 की देखो, ये जो समीकरण आपका 1 है इसकी एल एच है, आर एच एस, इसकी आर एच एस के क्या है? समान। तो एक व 3 से क्या मिलेगा बेटा? कि एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके बराबर होगा? एच आर वेक्टर के। यही आपको प्रूव करना, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि हैमिल्टोनियन संकारक कैसा होता है बेटा? निश्चर रहता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट करा दिया है। तो बेटा ये ये जो आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। कल हम आपको कराएंगे ब्लॉक पर में, वो भी इंपॉर्टेंट है।